Namaskar, this is Kuldeep. Today we are going to study verb, and this is the first lecture of this series. चलिए आज शुरू करते हैं verb. तो देवियों और देवताओं हो जाओ शुरू. verb, पहली बात तो यही आएगी हमारे मन में कि भाई verb है क्या. चलिए आप है ना ऐसा कीजिए, आप अपनी कॉपी पे लिखिए, नोट डाउन कीजिए कि verb है क्या अपने शब्दों में. एक्चुअली वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन के मैं रट्टे बिल्कुल लगवाऊंगा भी नहीं. हमें यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को समझना है. ये आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सब्जेक्टिव नहीं है कि मैं आपको डेफिनेशंस के रट्टे लगवाऊं. तो बताइए वर्ब है क्या. चलिए आपने लिख लिया होगा. चलिए मैं बताऊंगा कि वर्ब है क्या. वर्ब एक्चुअली हमारे एक्ट या किसी घटना को ये रिप्रेजेंट करता है, या एक्शन को रिप्रेजेंट करता है. जो इसमें लिख सकते हैं एनी वर्ड डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब और टेल्स अबाउट स्टेट. तो वर्ब अगर किसी एक्शन को बताती है या किसी की स्टेट को बताती है तो हम उसको वर्ब कहते हैं. अच्छा, आपको पता होगा जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना, सेंटेंस तीन चीज़ों से मिलकर बनता है. ठीक है, और इसको हमेशा याद रखना, ये आपका लगभग पूरी इंग्लिश में ही हेल्प करने वाला है. ठीक है, तो देखिए वर्ब जो है हम कह सकते हैं कि वर्ब एक सेंटेंस की आत्मा होती है. अगर वर्ब नहीं है तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा. सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं बनता है लेकिन वो एक एग्जैक्ट वे नहीं होता है. तो अगर हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब जो एक्शन को डिनोट करे या किसी की स्टेट को बताए उसको हम वर्ब कहते हैं. अब देखिए यहां पर ये जो सब्जेक्ट है, कुछ लोग इसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, इसको बहुत से शॉर्ट फॉर्म में सिंगुलर नाउन. ये समझ जाना, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन एक ही बात होती है. ठीक है, और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट, और इसको हम प्लूरल नाउन भी लिख लेते हैं. तो याद रखना जो वर्ब होता है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है. जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब. मतलब अगर सिंगुलर नाउन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी. ठीक है, सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, अभी डिफाइन करूंगा. अभी बताऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा कि सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है. ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और हायर तक लेके जाऊंगा. ठीक है, ये होगा प्लूरल वर्ब. तो याद रखना, अगर आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, एरर डिटेक्ट करना होगा, एरर स्पॉट करना होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके सामने आते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कुछ और दे देगा और वर्ब कुछ और दे देगा. आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा. इसमें क्या होगा कि आपकी प्लूरल नाउन दे देगा या फिर उसको किसी भी तरीके से, मतलब आपको दे देगा. कभी कभी सही भी देगा, नो एरर भी आता है. ठीक है, तो ये एडजस्ट करते हैं हम, वर्ब को एडजस्ट करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो जब आपको ये पता चल ही गया है कि वर्ब किसी एक्शन या किसी की स्टेट को डिनोट करता है, हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. ये राम है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट. अब देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है. एज एन एग्जाम्पल मैं इसको आपको दिखाऊंगा. यहां पे मेरे पास एक सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट. तो राम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है. तो इसके एक्शन को बताया. एक्शन मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है. वर्ब को हम एक्शन भी लिख सकते हैं. ठीक है, एक काम की बात बताऊं मैं, अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता. वर्ब ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज करते हैं और एक्शन अमेरिकन लैंग्वेज में, ये शायद ना पता हो आपको. ठीक है, वैसे अब कॉमन है, अब दोनों जगह इसका यूज होता है. पर यह है कि
अगर हम इंग्लिश की हिस्ट्री की बात करें तो उस समय कुछ चेंजेस हुए थे जब अमेरिका ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया था, तो उसमें स्पेलिंग्स में भी चेंजेस आते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा, ये आउट ऑफ सिलेबस है पर थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे कलर की स्पेलिंग देखी होगी आपने, तो ये अमेरिकन होती है, ये ब्रिटिश होती है। तो थोड़े से कुछ स्पेलिंग्स में चेंजेस डाले थे, कुछ उन्होंने अपना अलग से यूज़ करना शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड गाड़ियाँ होती है, तो अमेरिका राइट हैंडेड गाड़ियाँ यूज़ करता है। चलिए छोड़िए, यहाँ पे बात करते हैं। राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये एक एक्शन है, ये एक एक्शन हो गया। अगर मैं कहने लगूँ राम इज़ अ क्रिकेटर, तो ये क्या शो करता है? ये राम की स्टेट को शो कर रहा है, ये राम की स्टेट को शो कर रहा है। तो वह अब ये एक्शन या आपका जो स्टेट है, इतना अगर आपके समझ में आ गया कि भाई ये एक्शन को डिनोट कर रहा है, ये स्टेट को डिनोट कर रहा है, तो आगे का जो वर्ब है वो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये चीज़ें समझना जरूरी है वर्ब को समझने के लिए, ठीक है। अब जैसे वर्ब है तो वर्ब को हम कुछ हिस्सों में भी बांटेंगे, ठीक है। तो वर्ब मोस्टली दो हिस्सों में काम करती है। एक तो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है मेन वर्ब, ठीक है। इसको हम दो पार्ट्स में, कुछ अलग अलग टीचर्स या अलग अलग बुक्स आपको कई तरीके से पढ़ा सकती है, मतलब कई तरीके से वो बताते हैं कि भाई इस तरीके से वर्ब को हम डिफाइन कर सकते हैं या वर्ब को ऐसे पढ़ा सकते हैं। तो सबका अपना तरीका है, लेकिन मैं आपको ईजीएस्ट वे में ले जाने की कोशिश करूंगा। अब इसमें फिर इसके सब पार्ट्स हो जाते हैं। कुछ लोग हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वर्ब्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाता है। अब जो हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब में हमारा जो ये है, अगर हम इसको थोड़ा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, तो ये किसी एक्ट या घटना को डिनोट करता है। कैसे करेगा, अभी एग्जांपल्स में समझने की कोशिश करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब्स आपको पता ही होंगी। इसके अंदर आपके कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, मस्ट, और टू, शुड, ये सब आते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब भी आती है इसके अंदर, ठीक है, और मेन वर्ब भी। मतलब ये जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब है ये आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है और मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। इसके अंदर कौन कौन से वर्ब के कौन कौन से हिस्से आते हैं मैं आपको बताऊंगा। एक तो बी की फॉर्म्स आती हैं, ठीक है, एक डू आते हैं, ठीक है, और आपके हैव आते हैं। ये मैं आपको भी क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। तो पहले हम इस वाले हिस्से से स्टडी करना शुरू करेंगे। बी की फॉर्म्स तो पता होंगी सभी को, आई होप कि सभी को पता हो। हेल्पिंग वर्ब में अगर मैं बी की फॉर्म्स की बात करता हूं आपकी, तो बी की फॉर्म्स तो पता होंगी किसे कहते हैं। आपका इसमें इज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज, वर, बीन, बीइंग, ठीक है। ये आपकी बी की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। ये आपके हेल्पिंग वर्ब में यूज होंगी। और अगर मैं डू की बात करता हूं तो ये आपका डू हो गया, डज हो गया, ठीक है, डिड हो गया, ये सब आपका डू में आएगा, ठीक है। अगर मैं हैव की बात करता हूं, ये सब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। हैज, हैव, हैड, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा था, अभी बता रहा था कि अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखिए
यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अभी इसको छोड़ के चलेंगे, इसको भी स्टडी करेंगे। पहले एक बात बताइए, अगर एक सिंगुलर, ये देखिए इसमें सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होगी। सिंगुलर वर्ब एक ये है, एक इसको मैं एक्सेप्शन में रखूँगा क्योंकि आई, या अभी हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई हाँ प्रेजेंट के लिए तो प्रेजेंट में आएगा तो ये सिंगुलर ही रहेगा, ये भी, और आपका ये अलग है। मैं अभी इनके एग्जांपल्स देके बताऊंगा। देखिए अगर होगा प्लूरल नाउन तो उसके साथ आएगी प्लूरल वर्ब, जैसे आर हो गया, वर हो गया, ठीक है। इस चीज को याद रखना हमेशा, ये एरर डिटेक्ट करने में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट मैंने लिखा था। राम इज प्लेइंग क्रिकेट लिखा था, तो राम एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आया, सिंगुलर वर्ब आई। अगर मैं कहने लगूं कि भाई दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। उसमें एडजस्ट कर सकते हैं कि नाउन की जगह प्रोनाउन भी आ जाता है, ठीक है। या फिर मैं एक इसको सब्जेक्ट को फिर एडजस्ट करके दिखाता है, इसमें 2-3 ऐड करके एंड से ऐड करके दिखाता। तो अगर प्लूरल प्रोनाउन भी आ जाए तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। प्लूरल नाउन हो या वर्ब हो, जैसे सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आ जाए, या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो सिंगुलर वर्ब लेके आएगा और प्लूरल वर्ब लेके आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए ठीक है। अभी क्या है कि इसमें हम आईएन हमेशा जो आपका इज एम आर है, या मतलब बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं डू डज डिड, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और साथ में एस या ई एस का भी एक रोल होता है, वो मैं भी बताऊंगा आपको डू के साथ कैसे होता है, ठीक है। और अगर मैं हैव की बात करता हूं तो ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा अलग से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं हैं या आपको नहीं पता है तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपके पास कोई किताब होगी, है ना, उस बुक में वर्ब के चैप्टर के अंदर आपकी वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती है, मोस्टली वे वर्ब ही यूज़ होती है, आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपको एक शीट प्रोवाइड करा दूंगा इसी वीडियो में, PDF फाइल प्रोवाइड करा देंगे। अब इसमें हाँ देखिए, एक तो वर्ब हो गई हमारी, अगर कुछ भी लेते हैं। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूँ जिसमें डू डज का मैंने आपका एक रोल बताया था, ठीक है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट के साथ एस या ई एस यूज होता है, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया था कि भाई बचपन में पढ़ते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बताने लगे थे, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लिया जाए एक वर्ब है हमारी नो, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूँ जिसमें अगर ये मेन वर्ब का एक रोल अदा करे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए मैं कहने लगूँ कि भाई आई नो, तो आई के साथ, आई एक एक्सेप्शनल केस है, ये कभी तो प्लूरल की तरह बिहेव करता है, कभी सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, पास्ट में सिंगुलर की तरह करता है, प्रेजेंट में प्लूरल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं कहने लगूँ नो, तो इसमें एस या एस नहीं लगा। अगर मैं कहने लगूँ ही नोज, तो एस या एस लगा कि नहीं लगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नोज।
ये आपको पता होना चाहिए। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS लगता है। मैं बताऊंगा अभी कि SEIS किन के साथ लगता है और किन के साथ नहीं लगता, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। अच्छा, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी भाई? नो होगी। सेकंड फॉर्म क्या होगी? न्यू होगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होगी? नॉन। और अगर हम ING फॉर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगा, नोइंग। ठीक है। अच्छा, जैसे मान ले जाए अभी मैं वर्ब की फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो जब आप उस वर्ब की फॉर्म को पढ़ेंगे, सारी फॉर्म्स को पढ़ेंगे, तो उनको अलग अलग डिवाइड किया गया। तो कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनकी फॉर्म्स में कोई चेंजेस नहीं आता, जैसे हो गया कट, तो वो कट ही रहेगा। ठीक है, ING फॉर्म में कटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके की फॉर्म्स का ध्यान रखना। और कुछ फॉर्म्स ऐसी भी हैं कि वो जो आपकी सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, वो दो दो तरीके से हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है, एग्जाम्पल दे के मैं भी बताऊंगा आपको। तो ये समझ में आया आपके? आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस देता हूँ, इतना आप इसको सॉल्व कीजिए। एक एरर स्पॉट कीजिए इसके अंदर कि एरर क्या है। बताइए इसके अंदर क्या एरर है। राइज कभी नहीं होता है, रेज योर हैंड होगा। राइज मैंने होता है उठना और रेज मतलब होता है उठाना। तो इस तरीके के एरर स्पॉट करने आ सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। वर्ब्स की जितनी भी फॉर्म्स हैं को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग से सब वॉश आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सो प्रैक्टिस तो करनी ज़रूरी है। लेक्चर के बाद प्रैक्टिस, कुछ भी पढ़ो प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा, अब मैं मेन वर्ब के बारे में बात करता हूँ कि मेन वर्ब को दो हिस्सों में हम बांटते हैं। फॉर्म्स, मुझे उम्मीद है कि भाई फॉर्म्स आप याद कर लेंगे। फॉर्म्स याद होना बहुत ज़रूरी है। एकदम से रट्टा मत मारना। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें रट्टा नहीं लगाना चाहिए। क्या करना? प्रैक्टिस करना। ठीक है, सपोज़ आपको सेंटेंस लेके बैठे हैं और वर्ब्स का चैप्टर है, तो ऐसा करो कि वर्ब की फॉर्म्स लिखी हुई है उनको साथ में रखो, साथ में देखते रहो कि हाँ भाई इसका ये है, इसका ये है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे। ऐसे 5-10 रोज लेके बैठोगे तो मतलब याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए लेके बैठोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, गो थ्रू कर सकते हैं भाई, एक बार पढ़ लिया फिर उसको सेंटेंस के अंदर प्रैक्टिस कर लिया तो ऐसे अच्छे से दिमाग में बस सेट हो जाएंगे। ठीक है, मेन वर्ब जो होती है दो हिस्सों में बटी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक और इसको बोलते हैं अकर्मक। सीबीएसई वाले बच्चों से मुझे विशेष प्रेम रहता है और यूपी बोर्ड वालों से। अब के यूपी बोर्ड वाले नहीं, पुराने वाले, उनसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। सीबीएसई वाले बेचारे वे आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ना तो वे इंग्लिश के उधर के रहते ना नीचे के रहते। और यूपी बोर्ड वाले, उनको जितने रूल्स बता दिए उतने ही अप्लाई करेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं जाना, उससे कम नहीं जाना। सीबीएसई वालों का क्या होता है, सेंटेंस पढ़ा तो उनको ये तो रहता है कि हाँ इसमें इस हिस्से में एरर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये उनकी एक मेरिट है, मतलब क्वालिटी है उनकी कि भाई वे पकड़ लेते हैं कि हाँ क्योंकि वहाँ पे कुछ एरर है, क्योंकि उनकी रीडिंग पावर अच्छी हो जाती है। बचपन से लेके अब तक बस इंग्लिश में ही पढ़ा, तो वो सेंटेंस आंखों के सामने से निकले हुए हैं, तो उनको ये पता रहता है कि हाँ यहाँ एरर है, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्या एरर है। और यूपी बोर्ड वालों को कि हाँ ये इस तरीके से रूल है, ये इस तरीके से रूल है, तो उसको वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों से ही विशेष प्रेम है।
तो अभी हम क्या है कि इन सबको, हाँ इसमें क्या मेरा कहने का मतलब ये था, मैं इसलिए कह रहा था ये कि रीडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट कोई बड़ा न्यूज़पेपर मत लेके बैठ जाना कि आज ही सूरमा बन जाओ। आप वो चीज़ें उठाए जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ठीक है। इंटरेस्ट क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, ज़बरदस्ती कभी कोई काम नहीं होता। अंदर से फील आना चाहिए, तो वो चीज़ पढ़ो जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट करे। इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। और मैं छोटी छोटी टेक्निक्स आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो अभी इसको बोलते हैं सकर्मक और इसको बोलते हैं अकर्मक, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के साथ आए उसको, जो ऑब्जेक्ट साथ लेके आए उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। और जो बिना ऑब्जेक्ट के आए उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है। अब ये बताइए, इसमें कुछ अधूरा सा लग रहा है, कुछ खालीपन सा है ना? जो लेटेस्ट ब्रेकअप हुआ होगा वह पहचान लेंगे, इसमें नहीं पहचान पाएंगे, ये दूसरा सेंटेंस है। चलिए देखिए, अगर मैं कहूं यहां पर आई नो यू, तो ये ज्यादा अच्छा लगा या ये ज्यादा अच्छा लग रहा था? आई नो यू, इसमें कंप्लीट सेंस आ रहा है कि भाई हाँ मैं तुम्हें जानता हूं। इसमें ये नहीं पता, मतलब क्या जानते हो, व्हाट। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट में कोई ऐसी सेंस निकल के आएगी भाई क्या, मतलब हम कंप्लीट ही ना महसूस करें, तो वो कहलाता है आपका इंट्रांजिटिव, ठीक है। और जिसमें कंप्लीट सेंस निकल के आ जाए, मतलब ऑब्जेक्ट लेके आए, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आए, वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता, सेंस वाला ऑब्जेक्ट। अब जब आपको कंफ्यूजिंग करने वाले सेंटेंस भी मिलेंगे जिसमें वर्ब भी होगी और एक ऑब्जेक्ट भी होगा, लेकिन वो फिर भी इंट्रांजिटिव होते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कराऊंगा इसके अंदर, उसमें आप समझ जाएंगे, ठीक है। और मैंने बिल्कुल इजी सेंटेंसेस से लेके थोड़े हायर सेंटेंसेस तक डाले हैं, उनको आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर सेंस लेके आए भाई क्या, मतलब कुछ अधूरापन रहे, तो मतलब इंट्रांजिटिव, और अगर वो कंप्लीट है तो वो ट्रांजिटिव, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए एक और बताइए, कुछ सेंटेंस लिखूंगा, ये कैसा है? इंट्रांजिटिव। और अगर मैं से कहने लगूं अब पता है ना मैं क्या लिख रहा हूं, राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा ये? ट्रांजिटिव, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? चलिए मैं कहने लगूं शी पेंट, सॉरी शी पेंटेड। अगर मैंने कहा भाई शी पेंटेड, तो क्या हो जाएगा ये? इंट्रांजिटिव। और अगर मैं कहने लगूं कि भाई शी पेंटेड अ वॉल, तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और है, इसको करिए। ये नहीं, हाँ चलिए, दिस गर्ल इज थिंकिंग, ये कैसा है? हिंट तो मैं नहीं दे दिया आपको, क्या है ये? इंट्रांजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ब के बाद क्लियर ही नहीं है कि लड़की क्या सोच रही है, तो क्या होगा ये? इंट्रांजिटिव। चलिए एक सेंटेंस डिस्कस करेंगे। शी एडवाइज्ड मी to consult
कंसल्ट अ डॉक्टर। बताइए कैसा होगा, ट्रांजिटिव कि इंट्रांजिटिव? वेरी गुड, ये होगा आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं आई वेटेड फॉर एन आवर, ये कैसा होगा? कहा था ना ऑब्जेक्ट भी आएगा, आ गया ऑब्जेक्ट। क्या होगा इसके अंदर? देखिए, वेट तो किया, 1 घंटा भी किया, लेकिन किसका? तो क्या हो गया ये? इंट्रांजिटिव। अगर हमारी जो मेन वर्ब है या हमारी जो वर्ब है वो पूरी तरीके से कोई एक ऐसा वर्ड नहीं लेके आ पा रही जिस पे वो डिपेंड हो सके, उस पूरे सेंटेंस को क्लैरिफाई कर सके, तो वो इंट्रांजिटिव होगा। मतलब जहाँ पे भी कोई अधूरापन महसूस हो आपको, ऐसे नहीं कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सीधा ट्रांजिटिव ना, सेंस भी देखो, मीनिंग भी चेक करना होगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। आपको क्लियर होगा आई होप। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था, बी की फॉर्म्स के बारे में बता दिया, डू के बारे में बता दिया। याद रखना, डू डज के साथ, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैव हैज़ और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर आप वर्ब की फॉर्म्स को याद नहीं करते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है। और ये वर्ब एक ऐसा चैप्टर है इंग्लिश के, जब आप तैयारी करेंगे तो इंग्लिश में शुरू से लेके आखिर तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। ये आपको टकराता रहेगा कहीं ना कहीं, छोड़ेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल हायर लेवल तक लेके जाऊँगा। और वर्ब के जो एक नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं बता दूंगा, तो उसमें थोड़ा सा एडवांस होगा। ये बेसिक है, थोड़ा उसमें एडवांस होगा। अभी हम मॉडल वर्ब्स पढ़ते हैं, बहुत से लोग इसको मॉडल्स बोलते हैं, मॉडल वर्ब्स। अच्छा, आप इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं? मेरे ख्याल से बहुत से लोग इसको पोएम बोलते होंगे, बट दैट्स नॉट पोएम, इसको बोलते हैं पोअम। अजीब लगेगा बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है। ठीक है, तो बहुत से लोग मॉडल बोलते हैं इसको, बहुत से मॉडल बोलते हैं, एवं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस इस वजह से क्रिएट कर देते हैं कि भाई थोड़ा सा एक्सेंट इशू रखते हैं। एक और वर्ड होता है मॉडल, जो फोटोग्राफी कराते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए। चलिए अभी हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स किन्हें कहते हैं। देखिए, कैन, कुड, शुड, वुड, ठीक है, मस्ट, माइट, ought to, used to। ठीक है, ये सब आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं अगर आपको बताऊं, आज हम बात करेंगे अभी फ़िलहाल कैन के लिए, कि कैन का यूज़ हम कैसे करते हैं। एक बार बताइए, कैन तो सुना ही होगा आपने और पता भी होगा किस लिए यूज़ करते हैं, पता होगा। मैंने कहा आई कैन लिफ्ट 100 kg। इससे क्या पता चला मेरा, इससे क्या सेंस निकलती है कि भाई कैन क्यों आया यहाँ पे, बताना चाहूँगा। अगर आप जो हमारा कैन है इसको बोलते पावर, पावर नहीं बोलते, सो इट्स कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर, एबिलिटी। ठीक है, ये वो वे सेंटेंस जिनके अंदर हमें किसी की पावर या एबिलिटी का पता चले तो वहाँ पर कैन आएगा। ठीक है, तो जैसे आई कैन लिफ्ट 100 kg या आई कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम,
तो ये मेरी एबिलिटी है, मेरी पावर है, ठीक है, कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपकी पावर एबिलिटी अगर शो हो तो वहाँ पर आपका कैन यूज़ होगा। कैपेसिटी भी यूज़ कर सकते हैं ना, कैपेसिटी भी होती है। इतना समझ में आया? एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं आप मुझे? He can go to Delhi. He can go to Delhi. वो दिल्ली जा सकता है, ठीक है। तो उसकी ये एबिलिटी है, या कैपेसिटी है, पावर है, वो आप अपने तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर इसे डिफाइन करने लगो तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कैन को आप परमिशन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, परमिशन देनी हो या लेनी हो उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। टेकिंग एंड गिविंग परमिशन, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूं, या कैन आई टेक, क्या मैं ले सकता हूं, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि भाई यू कैन कम इनसाइड, तुम अंदर आ सकते हो, तो ये परमिशन देना हो गया। अब अगर मैं पूछता हूँ भाई कैन आई कम, तो ये परमिशन लेना हो गया। यू कैन कम इन द क्लास, इसको बोलते क्लास। कहोगे आज क्या सिखाते हैं, हमने तो आज तक नहीं सुना था। इसको बोलते क्लास, ग्लास, ठीक है। द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है क्लास। यू कैन कम इन द क्लास, यू कैन कम इन द क्लास, ठीक है। इतना समझ में आया? हम पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं, एबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैपेसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेकिंग और गिविंग परमिशन, ठीक है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आप फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं। और हाँ, याद रखना, अगर आप, चलिए वो मैं आगे बताऊंगा, वो बात आगे बताऊंगा जब मैं आपको मे कराऊंगा। फ्रेंडली रिक्वेस्ट और इसमें ऐड कर सकते हैं या फ्रेंडली रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। या जैसे मान लीजिए कह देते हैं ना कि भाई कैन आई टेक योर पेन, लिख के दिखा दूंगा ना, कैन आई टेक योर पेन। जिसे दोस्तों में आप नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं कैन आई टेक योर पेन, ठीक है। तो इसको नॉर्मली फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मली आप कभी क्लास में तो आपने यूज़ नहीं किया होगा टीचर से पूछने के लिए भाई, कि वहाँ तो पूछोगे कि मे आई कम इन सर, वहाँ पे आप ये थोड़ा ही पूछते हैं कि भाई कैन आई कम इन, ठीक है। आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? चलिए, कैन समझ आ गया आपको? आप कुड के बारे में पढ़ेंगे। कुड कहाँ पर कैसे यूज़ होता है। नॉर्मली हमें एक बात बताई जाती है कि भाई कैन को हम इसकी पास्ट फॉर्म, कैन की पास्ट फॉर्म समझ के कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम पास्ट के लिए ही यूज़ करते हैं। सेम है कि भाई इसको पावर के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, एबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे, एबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे, और आपका कैपेसिटी के लिए यूज़ करेंगे, कैपेसिटी के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन पास्ट में यूज़ होगा। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो आना चाह रहा था कल, लेकिन वो आलसी है, तो आलसी होने की वजह से वो नहीं आया। सो ही कुड नॉट कम यस्टरडे, इसको बोलते हैं यस्टरडे नहीं बोलते, इसको बोलते हैं यस्टरडे। ही कुड नॉट कम यस्टरडे, वो कल नहीं आ सका। तो कुड को हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं और पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ही कुड नॉट कम यस्टरडे, ठीक है। जैसे और एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे शी कुड कुक द फूड, वो खाना बना सकती थी लेकिन उसने नहीं बनाया, ठीक है। तो कुड को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं पास्ट में,
ठीक है। अभी इसमें जैसे मान लिया जाए फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं इसको। फॉर्मल रिक्वेस्ट याद रखना, फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे could I take your pen please, ठीक है, could I take your pen please, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मल रिक्वेस्ट में भी यूज़ कर लेते हैं। याद रखना 2 वर्ड होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। पता होगा इनके बारे में। फॉर्मल जैसे जो नॉर्मली मतलब अच्छा लगे, ठीक है। इनफॉर्मल थोड़ा सा, जैसे आपने देखा होगा इनफॉर्मल ड्रेसेस होती हैं तो अतरंगी से कपड़े, इनफॉर्मल शूज़ अजीब से पहन लेते हैं, बाल खड़े से, तो वो एक इनफॉर्मल वे होता है। फॉर्मल वे जैसे एक ऑफिस में जाने वाला बंदा है, क्या होगा, शर्ट होगी, वो भी फॉर्मल होगी, और उसकी ये मैं तो ऊपर चढ़ा रखे हैं, वैसे चढ़ा सकते हैं, कुछ शर्ट होती है जिनमें यहाँ तक भी होते हैं, ठीक है। फॉर्मल पैंट होगी, वो वेल ड्रेस्ड होगा, और उसके नॉर्मल शूज़ होंगे, तो एक फॉर्मल वे है, ठीक है। बात करने का भी तरीका होता है उसमें, फॉर्मल वे होता है, इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे वो जो आप दोस्तों के साथ बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मल वे जो आप अपने टीचर्स या ऑफिशियल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। इतना समझ में आया आपको? तो कुड को हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मैं आपको थोड़ा सा आगे का कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट एग्जाम्स में आए हैं और थोड़े से क्रिटिकल हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन, बाय बाय, बी कूल, बी फाइन, एंड कैच यू इन अनदर वीडियो। बाय।